रेडिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। आगे का एजेंडा देख रहे हैं आप। आगे का एजेंडा में अब विस्तार से खबरों का रुख करेंगे। उत्तर प्रदेश के इटावा में कथावाचक की पिटाई का मामला अभी शांत भी नहीं हुआ। हर दिन इस मामले में एक नया सियासी मोड़ आ जाता है, नया सियासी बयान आ जाता है और इस बीच इटावा से ही एक और कथावाचक की पिटाई का मामला सामने आया है। आपको याद होगा 21 जून को इटावा के दादरपुर में 2 कथावाचकों की पिटाई हुई थी। कथावाचकों पर आरोप लगे थे कि उन्होंने अपनी जाति छुपाई। कथावाचक वास्तव में यादव जाति के थे, इसीलिए मुद्दा सियासी तौर पर गरमाया और ये ब्राह्मण वर्सेस यादव की जो सियासत है वो इस पर शुरू हुई। लेकिन क्या आप जानते हैं 21 जून की इस घटना से 4 दिन पहले इटावा में ही जसवंत नगर क्षेत्र में बिल्कुल ऐसा ही एक और मामला देखने के लिए मिला था। जसवंत नगर क्षेत्र में भी 17 जून की तारीख थी जब कथावाचकों की पिटाई हुई थी। उस मामले का वीडियो अब सामने आ रहा है। दरअसल जसवंत नगर के जनकपुर गांव में एक कथावाचक की पिटाई की गई। इन कथावाचक का नाम पंकज उपाध्याय। इनके परिवार का आरोप कि गांव के यादव परिवार के लोगों ने कथावाचक ब्राह्मण मतलब इन पंकज उपाध्याय की पिटाई की। तो बिल्कुल उलट तरीके का यह मामला 21 जून को जो मामला सामने आया, वहां आरोप यह लगा कि ब्राह्मणों ने कथावाचकों की पिटाई की क्योंकि वो यादव समाज से आते हैं। और अब देखिए ये नई खबर आई है, हालांकि 21 जून से पहले की यह खबर है। 17 जून का यह मामला बताया जा रहा है, इसका वीडियो भी मैं आपको दिखा रही हूं। यह मामला भी वहीं जसवंत नगर के ही एक गांव का है और यहां पर यह ब्राह्मण कथावाचक है और गांव के यादव परिवार पर आरोप लगा कि यादव परिवार ने ब्राह्मण कथावाचक की पिटाई की है। अब आपको ये पूरी घटना सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। जो भी डिटेल्स आ रही है वो आपके साथ साझा करते हैं। दरअसल ये मामला इटावा के जसवंत नगर क्षेत्र का, जहां ब्राह्मण कथावाचक की पिटाई का आरोप लगा, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। पीड़ित कथावाचक का नाम पंकज उपाध्याय 16 जून को इटावा के जनकपुर गांव गए। कथा के आयोजन पर चर्चा करने गए। कथावाचक पंकज उपाध्याय इससे पहले भी इस गांव में 2 बार कथा कर चुके थे। 16 जून को पंकज उपाध्याय गांव में ही रुक गए। 17 जून की रात उनकी तबीयत बिगड़ गई। परिवार का दावा, कथावाचक को मिर्गी का दौरा आया था। दौरा पड़ने से कथावाचक सुध-बुध खो बैठे और घर के दरवाजे पर सो रही एक महिला के पास मदद मांगने के लिए चले गए। ग्रामीणों ने उन्हें नशे में समझा और महिला से छेड़खानी के आरोप में उनकी पिटाई हो गई। अब ये गांव वालों की तरफ से जो सफाई इस मामले में आई है वो भी हम आपको बता रहे हैं। सीधे आपको लेकर चलेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी विवेक राय इस वक्त मौजूद हैं और जरा विवेक से ही जानते हैं। विवेक, ये पूरा मामला एक तो इतनी देर से सुर्खियों में क्यों आया और इस मामले की असलियत अभी तक क्या है? क्या इसमें भी किसी तरीके की पुलिस या शिकायत या पुलिस का कोई एक्शन देखने के लिए मिला है? विवेक, देखिए बिल्कुल 16 और 17 के रात के बीच की घटना है। इटावा के जसवंत नगर की ये घटना है और जिस ब्राह्मण कथावाचक की बात कही जा रही है पंकज, वो वहाँ पर गए थे। इसके पहले भी उस गांव में आते जाते रहे हैं। पर ये जो घटना है इसमें आपको बताऊं कि इसमें जो पहले बार जो आरोप जो लगा कि उन्होंने महिला के साथ छेड़छाड़ की। हालांकि पंकज का जब बयान आया तो पंकज ने कहा कि उनको मिर्गी की बीमारी है और दिल्ली से उनका इलाज जो है चल रहा है और वो जब उन्होंने दवा खा ली थी और दवा के नशे में इस तरीके की जो चीज़ें हुई हैं। लेकिन गाँव के लोगों ने कहा कि उन्होंने शराब का नशा किया था और इस कारण वो महिला को छेड़ने जा रहे थे और तभी उनकी जो अभद्रता या जो पिटाई की बात है वो हुई। हालांकि 17 का वीडियो और 16 से 17 की रात का वीडियो और 30 जून को ये वीडियो वायरल हुआ। उसके बाद पंकज का जो पक्ष है वो निकल के सामने आया। पंकज से जब बातचीत करने की कोशिश, पंकज ने ये कहा कि चूंकि उनकी पिटाई हुई थी और वो इस मामले में असहज हो गए थे। हालांकि उनकी कोई गलती नहीं है, लेकिन उनको इस बात का अंदेशा नहीं था कि कोई वीडियो बना करके उनका वीडियो वायरल कर देगा और उनको उनकी अपनी बदनामी होगी। इसलिए 16 से लेकर के 30 तक ये घटना बाहर नहीं निकली, किसी को मार्केट में पता नहीं चला। लेकिन जब वीडियो वायरल हुआ उसके बाद जब पंकज के परिवार तक लोग पहुंचे, पंकज के माता पिता ने वो वीडियो देखा तो सब उस बात को लेकर के असहज हुए। फिर जब चीज़ें पता चली तो
पंकज ने दिखाया कि किस तरीके से वो दवा खाते हैं, तब जो फैमिली है उसने भी ये बात मानी कि दवा खाने के बाद उनकी स्थितियां थोड़ी ख़राब होती हैं। वो इस कारण जो है, जो भी वहाँ स्थितियां उत्पन्न हुई 16-17 की रात में, वो दवा खाने के कारण उत्पन्न हुई थी। इस मामले में आपको बता दूं कि किसी भी तरफ से, यानी कि ना ही यादवों की तरफ से ना ही ब्राह्मणों की तरफ से पुलिस को कोई तहरीर नहीं दी गई है, इसलिए पुलिस ने अभी तक इस मामले में कोई एक्शन नहीं लिया। लेकिन अब चूंकि वीडियो वायरल हो गया है तो राजनीति शुरू हो चुकी है और भारतीय जनता पार्टी के नेता ने इस बात का आरोप लगाया है कि समाजवादी पार्टी जाति जो विद्वेष है वो पैदा करना चाहती है और जातिगत विद्वेष पैदा करके कहीं ना कहीं राजनीतिक लाभ लेना चाहती है। सपा भी इसमें प्रतिक्रिया दे रही है। सपा का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ लोगों को जाति और धर्म के नाम पे लड़ाना चाहती है और हम सुशासन चाहते हैं, इस तरीके की बात जो समाजवादी पार्टी भी कह रही है। पर कुल मिलाकर मतलब आप ये कह रहे हैं विवेक, मतलब आप ये कह रहे हैं कि दोनों ही पक्ष ये कहीं ना कहीं अपने बयानों के जरिए संदेश दे रहे हैं कि एक गलतफहमी हो गई थी और इसी वजह से दोनों पक्षों की तरफ से इस मामले को लेकर पुलिस में तहरीर या पुलिस में कोई शिकायत नहीं की गई है। लेकिन ये मामला सामने आया क्योंकि वो वीडियो किसी ने बना लिया था और वीडियो वायरल हो गया। इसलिए देखिए, दोनों पक्ष तो इस बात को समझ रहे हैं कि कहीं ना कहीं गलतफहमी की वजह से ये पूरी घटना हुई है, लेकिन अब इसको लेकर राजनीति शुरू हो गई है। कथावाचक की पिटाई का ये वीडियो वायरल होने के बाद सियासत तेज, सियासी बयान सामने आ रहे हैं। बीजेपी अखिलेश यादव पर जातीय संघर्ष को बढ़ावा देने का आरोप लगा रही है। समाजवादी पार्टी बीजेपी पर जातियों को आपस में भिड़ाने का आरोप लगा रही है। समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में अशांति पैदा करना चाहते हैं। सकारात्मक मुद्दों के अभाव में जूझती समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में कभी धार्मिक आधार पर और कभी जाति आधार पर ध्रुवीकरण करके उत्तर प्रदेश में अशांति लाना चाहती है। उसका परिणाम है कि तमाम जगहों पे समाजवादी पार्टी के लोग जाति आधार पर हिंसा पर उतारू हैं। लेकिन अखिलेश यादव और पूरी समाजवादी पार्टी ये सुन ले कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, कानून व्यवस्था से खेलने का काम कोई भी करेगा, किसी भी जाति और धर्म का होगा, उसके ऊपर कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। देखिए, भाजपा वो सत्ता के लिए धर्म को धर्म से, जातियों को जातियों से लड़ाती है। समाज में नफरत घोलने का काम अगर कोई कर रहा है तो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। एक वीडियो वायरल है जिसमें एक कथावाचक के साथ जो कुछ भी हो रहा है वो निंदनीय है। निष्पक्ष जांच हो जानी चाहिए और जो भी दोषी हैं उन पे कार्रवाई होनी चाहिए। आदरणीय माता प्रसाद पांडे जी पे हमला करने वाले भाजपा के आरोपियों पे भी कार्रवाई होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों पे, पिछड़ों पे, दलित पे, अल्पसंख्यकों पे अगर सबसे ज्यादा अत्याचार हुआ है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ है। सीधे लेकर चलेंगे आपको। विवेक राय हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। विवेक, वो जो पहला मामला सामने आया था जिसमें यादव कथावाचक थे और ब्राह्मणों के गांव में उनकी पिटाई हो गई थी, अब उसके बिल्कुल उलट ये जो मामला सामने आ रहा है। हालांकि दोनों ही पक्ष कह रहे हैं कि साहब ये गलतफहमी की वजह से हुआ है और किसी ने पुलिस में तो शिकायत नहीं की है, लेकिन यहाँ पर मामला बिल्कुल उलट है वो पिछले मामले से। यहाँ जो कथावाचक है वो ब्राह्मण है और यादव परिवार है जिस पर आरोप लगा कि उसने पिटाई कर दी है। तो मतलब अब ये तो बैठे बिठाए जो नेता हैं उन्हें मौका मिल गया अपनी अपनी सियासत चमकाने का। विवेक, बिल्कुल नेताओं को मौका मिल गया सियासत चमकाने का। लेकिन आपको बता दूं कि जब ये वीडियो वायरल हुआ है उसके बाद जो ब्राह्मण पक्ष यानी कि जो पंकज है, पंकज ने न्याय की गुहार भी लगाई। हालांकि अभी पुलिस में कोई तहरीर नहीं दी है, लेकिन पंकज ने कहा है कि उसके साथ गलत हुआ है और उसको न्याय चाहिए। जिन भी लोगों ने उसका अपमान किया है उसको वो कड़ी से कड़ी सजा की जो मांग है वो कर रहा है। पंकज ने यहाँ तक कहा कि उसने ये वीडियो इस घटना को लेकर के पुलिस के सामने कोई कंप्लेन इसलिए नहीं की थी क्योंकि उसको लगा कि ये मामला दब जाएगा। लेकिन अब चूंकि मामला सामने आ चुका है और उसकी बदनामी हो चुकी है, तब वो पुलिस से न्याय की गुहार लगा रहा है। हालांकि अभी तक जो मैं बात कह रहा हूँ, ना ही कोई तहरीर ना ही कोई एफआईआर दर्ज हुई है। अब देखना होगा कि दूसरा पक्ष जो यादव पक्ष है जिसकी तरफ से ये वीडियो वायरल की गई है, उनकी क्या प्रतिक्रिया आती है। अभी तक उनकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन ब्राह्मण पक्ष इसमें यादव पर कार्रवाई की जो मांग है रखेगा। इस मामले में कोई और डेवलपमेंट होता है तो फौरन दर्शकों तक हम वो सूचना पहुंचाएंगे। देखिए, कथावाचकों की जाति को लेकर ये जो सियासत चल रही है ना, इस सब के बीच कथावाचक पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने एक बड़ा बयान दिया है। वो कह रहे हैं कि देश को बचाने के लिए ऐसे विवादों और जातिवाद से ऊपर उठना ही होगा। भजे सुहरि को होई, जात पात पूछे नहीं कोई। हमारी किसी से लड़ाई नहीं, किसी से प्रेम नहीं। हमारी एक ही बात पर हमारा जोर रहता, इस देश को मिटाने में जातिवाद की चर्चा करना बेहतर है देश को मिटाने के लिए।
अगर देश को बनाने के लिए बेहतर अगर कुछ है तो जातिवाद मिटाना। देश को मिटाना हो तो जातिवाद पर चर्चा करो, और देश को बनाना हो तो जातिवाद मिटाने पर चर्चा करो। जो वर्तमान में जातिवाद की दीवारें, कास्टवाद की दीवारें, भाषावाद की दीवारें, पूरे वैमनस्यता के साथ ये इटावा की जो घटना हुई, हम एक प्रार्थना करना चाह रहे हैं दोनों पक्षों से, सभी लोगों से, भारतीय हिंदुओं से, भारत के लोगों से और भारत के सभी संतों से और सभी नेताओं से, कृपा करके देश को बचाना है तो इस विवाद को बहुत सहज तरीके से सुलझाने की आवश्यकता है। इस विवाद को जातिवाद पे ना ले जाए, अपितु देश को बड़ा बनाने के लिए जातवाद से ऊपर उठना चाहिए। तो ये जो इटावा की घटना हुई बहुत ही निंदनीय हुई है, इसलिए हमारी प्रार्थना है सभी नेताओं से हाथ जोड़कर कि हमारा जो पदयात्रा का कार्य है वो और बढ़ जाएगा, ये देश और मिट जाएगा, देश और बर्बाद हो जाएगा, खाइयाँ और बड़ी हो जाएंगी। भगवान कृष्ण की कथा, भगवान राम की कथा, भगवत चर्चा मीरा ने सुनाई, सूरदास ने सुनाया, कबीरदास ने सुनाई, रैदास ने सुनाया और हम सब ने उनके गीतों को गाया, पदों को गाया, उनकी बातों को जन जन तक पहुंचाया। इसलिए हमारी प्रार्थना है कृपा करके जातवाद से ऊपर उठकर राष्ट्रवाद के लिए कार्य करें। तो उत्तर प्रदेश के इटावा में यादव कथावाचकों से हुए विवाद का असर चुनावी राज्य बिहार तक दिखने लगा है। मोतिहारी के टिकुलिया गांव में ब्राह्मणों के पूजा पाठ कराने पर रोक लगा दी गई, जिसके लिए गांव के मुख्य सड़क पर बकायदा एक बोर्ड लगाया गया जिस पर लिखा हुआ था, इस गांव में ब्राह्मणों को पूजा करना सख्त मना है, पकड़े जाने पर दंड के भागी होंगे। इतना ही नहीं, वहां लगे बिजली के खंभों पर भी ये चेतावनी लिखी गई। जिनको सब चीज के विषय में मालूम हो, वेद के विषय में मालूम हो, ग्रंथ के विषय में मालूम हो, उनसे हम पूजा करवा लेंगे, बेशक किसी भी जात का हो। इस मामले में जब प्रदेश के गन्ना एवं उद्योग मंत्री कृष्ण नंदन पासवान से पूछा गया तो उन्होंने इसकी कड़ी निंदा की। तो घोर निंदनीय कार्य है। सनातन धर्म में ब्राह्मण जाति को हम पूजते हैं। वहीं मामला सामने आने के बाद पुलिस ने बोर्ड और खंबे पर लिखे विवादास्पद शब्दों को हटा दिया और मामले की छानबीन शुरू कर दी। और आइए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कुदरती क्रोध की। देखिए, जून गया, जुलाई आ गया और इस बीच सैलाबी तबाही लगातार जारी है। पहाड़ी राज्यों में मूसलाधार बारिश और लैंडस्लाइड ने मुश्किलें लोगों की बढ़ा दी। नदियां उफान पर हैं, पहाड़ दरक रहे हैं, जान पर खतरा मंडरा रहा है और रफ्तार पर ब्रेक लग चुका है। मैदानी राज्यों में भी हालात कुछ ज्यादा बेहतर नहीं है। सड़कों पर नाव चलानी पड़ रही है, घरों में पानी ने डेरा जमा लिया है, सरकारी दफ्तर जलमग्न है। हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, अलग अलग राज्यों की ये अलग अलग तस्वीरें, लेकिन हर तस्वीर कहानी एक ही बयां कर रही है कि बारिश की मार पड़ रही है। और सवाल यही है कि ये सैलाबी सितम आखिर कहां जाकर खत्म होगा? ये बड़ा सवाल है, क्योंकि लोगों की जिंदगी जो है वो इस वक्त मुसीबतों में घिरी हुई है इस बाढ़ बारिश की वजह से। तो ये अलग अलग तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, अब विस्तार से इन्हीं तस्वीरों को लेकर आप तक जानकारी पहुंचाएंगे। हिमाचल प्रदेश सबसे ज्यादा बुरा हाल जहां मंडी का है, यहां क्या हालात हैं एक एक तस्वीर आपको दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले यहां से गुजरने वाली ब्यास नदी कैसे डरा रही है, उसका डराने वाला रौद्र रूप वो देखिए। मूसलाधार बारिश के चलते ब्यास नदी उफान पर, इसका पानी अपने साथ सब कुछ बहा कर ले जाने को आमादा। नदी का मटमैला पानी खौफ भर रहा है। मौसम विभाग ने एक बार फिर भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। वहीं प्रशासन ने स्थानीय लोगों को नदी से दूर रहने की चेतावनी दी है। प्रशासन सतर्क है, प्रशासन लोगों को भी अलर्ट कर रहा है, सावधानी बरतें, नदी के नजदीक ना जाएं, अपनी जिंदगी से खिलवाड़ ना करें। देखिए किस तरीके से मंडी, हिमाचल प्रदेश की ये तस्वीरें आपके सामने। यहाँ व्यास नदी का रौद्र रूप लोगों को डरा रहा है। खासतौर से जो किनारे पर रहने वाले लोग हैं वो बेहद डरे सहमे हैं कि पता नहीं कब यहाँ जलस्तर और बढ़ जाए और नदी जो है वो और विकराल हो जाए।
तो ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं वो बीते कल की हैं, 1 जुलाई की तस्वीरें हैं। ये सैलाबी जुलाई और बारिश से कैसे तबाही। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड से लेकर हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान तक का हाल आपके सामने। हर तरफ वही पानी का डेरा, पानी का बसेरा, पानी का राज। ये जलराज की तस्वीरें हैं। इस बार मॉनसून के मौसम में कहर बरपाता बारिश, बाढ़ का पानी अपने साथ तबाही लाता। बारिश, बाढ़ का पानी। तो हिमाचल प्रदेश के मंडी में बारिश से भारी तबाही हुई है। आसमानी आफत से मंडी में अब तक 10 लोगों की मौत हो चुकी है। मंडी में मरने वालों का आंकड़ा कुल बढ़कर जिस तरीके से लगातार उसमें इजाफा देखा जा रहा है, इस बीच जानकारी ये भी मिल रही है 34 लोग ऐसे हैं जो अभी तक लापता बताए जा रहे हैं। 316 लोगों को सुरक्षित बचाया भी गया है। मंडी में 34 लोग लापता हैं। 10 की मौत का आंकड़ा सामने आ चुका है। 316 लोगों को बचा लिया गया है। लैंडस्लाइड से मंडी के 24 घरों को भी नुकसान पहुंचा है। मलबा आने की वजह से नेशनल हाईवे 305 पर आवाजाही बाधित है। मंडी में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें तैनात की गई हैं। किसी भी अप्रिय घटना से बचाने के लिए, क्विक रिस्पांस के लिए मंडी में एसडीआरएफ से लेकर एनडीआरएफ तक को तैनात किया गया है। और अब आगे बढ़ते हैं, कुछ और तस्वीरें आपको दिखाते हैं। मंडी में बिगड़े हालात के बीच एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम्स लोगों को बचाने में जुटी हुई हैं। एनडीआरएफ जवानों का एक वीडियो सामने आया है जिसमें तस्वीर दिखा दीजिए जरा। वो वीडियो जब सामने आएगा तो उसके बारे में बेहतर तरीके से हम आपको बता पाएंगे। दरअसल ये देखिए, इस वीडियो का हम जिक्र कर रहे हैं। आप देख सकते हैं सैलाब के बीच ये वीडियो है। सैलाब के बीच एक जवान अपनी जान जोखिम में डालकर उफनते बरसाती नाले को पार करता हुआ नजर आ रहा है। देखिए किस तरीके से उफनते नाले, और वहीं पर एक जवान लोगों को सुरक्षित बचाना है, इसीलिए एनडीआरएफ के जवान जो हैं वो अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं। उफनते नालों को खुद पार कर रहे हैं, रस्सियां बांध रहे हैं दूसरे छोर पर जाकर, और फिर लोगों को जो फंसे हुए हैं पानी के तेज बहाव में उन्हें वहां से बाहर निकाल रहे हैं। उधर उत्तर प्रदेश में भी लगातार बारिश आफत बनकर बरस रही है। झांसी में बीते 20 घंटे हुई बारिश ने हालात खराब कर दिए हैं। शहर में इतना पानी भर गया है कि सड़क पर नाव चलने लगी है। तो ये तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं झांसी के रेलवे अंडरब्रिज की है। पानी भरने के बाद यहां नाव चलती आप खुद देख सकते हैं। मजबूरी है लोगों की, कैसे पार करें इस अंडरब्रिज को। ऐसे में नाव ही लोगों का एकमात्र सहारा। तो ये सैलाबी जुलाई, जहां बाढ़ बारिश से बड़ी तबाही। जैसे जैसे बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की तारीख नजदीक आ रही है, राज्य का सियासी पारा भी चढ़ता जा रहा है। हर तरफ चुनावी सरगर्मी अपने चरम पर है और राजनीतिक दल अपनी अपनी ताकत का प्रदर्शन करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ रहे हैं। ऐसे में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान एक बार फिर अपनी आक्रामक रणनीति, अपनी बेबाकी बयानबाजी के लिए बिहार में सुर्खियां बटोर रहे हैं। आजकल दिल्ली में कम, बिहार में ज्यादा दिखते हैं, मगर आज हम कामयाब हुए हैं आपको दिल्ली में पकड़ने के लिए। तो चिराग, सवाल बहुत हैं और स्वागत आपका एबीपी न्यूज पर। शुरुआत में करना चाहती हूँ, हाल चाल कैसे हैं? थोड़े बदले बदले भाव लग रहे हैं आपके आजकल, क्या बात है? ये मुझे लगता है विपक्ष के द्वारा ना एक बहुत खूबसूरत नैरेटिव फ्रेम करने का एक प्रयास कर दिया जाता है जब जब चुनाव आते हैं। मुझे बहुत सिमिलर शब्दावली सुनाई देने लगती है अपने को लेकर कि चिराग प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहा है, इसने दबाव की राजनीति शुरू कर दी है। गलत तो नहीं कह रहे हैं, क्योंकि ऑब्जर्वेशन हमारी थी। वैसे आपने ये डाला विपक्ष के मुंह में, ये ऑब्जर्वेशन मेरी थी कि चिराग इस तरीके से बातचीत नहीं करते। चिराग, जितना मैं आपको जानती हूँ, सीधा सीधा बात करते हैं। आजकल तो बड़े घुमा घुमा के बात कर रहे हैं। बिहार में आप जाके ये बोलिएगा पहले कि मैं चुनाव लड़ूंगा, फिर आप कहेंगे बिहार के लिए लड़ूंगा। पहले कहते हैं बिहार से लड़ूंगा, फिर आप कहेंगे बिहार के लिए लड़ूंगा। तो समझ में तो आएगा नहीं ना चिराग, कंफ्यूजन तो होगी। अब मैं सारी बातों को स्पष्ट कर देता हूँ।
पहली बात तो मेरी सोच एक है, इसलिए मेरी शब्दावली हमेशा एक है। मैंने हमेशा बिहार और बिहारियों की बात की है। मैंने हमेशा बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की मैंने बात की है। जिस दिन से मैं राजनीति में आया हूँ उस दिन से लेके आज तक चुनाव के वक्त मेरे ये शब्द अलग सुनाई देने लगते हैं, मुझे नहीं पता क्यों, बट मैंने हमेशा बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की मैंने बात किया। जहाँ तक रही बात मेरे चुनाव लड़ने की, मैंने इस बात को हमेशा से प्रमुखता से कहा है, मैं आज पुनः इसको दोहराता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं चुनाव लड़ूं। मैं तीसरी बार का सांसद हूँ। इन 11 सालों में मुझे इस बात का एहसास हुआ है कि दिल्ली में रहकर मैं बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की सोच को धरातल पर नहीं उतार सकता। अब समय है कि मुझे बिहार जाना चाहिए। जब मैं कहता हूँ कि मैं बिहार से नहीं, मैं बिहार के लिए चुनाव लड़ूंगा। मेरी सोच स्पष्ट है कि मैं वहाँ पर जाकर सिर्फ एक जनप्रतिनिधि की भूमिका में मैं नहीं रहना चाहता। मैं जिस सोच के साथ मैं जा रहा हूँ, बिहार को फर्स्ट बनाने के लिए, बिहारियों को फर्स्ट बनाने के लिए, मुझे उस सोच को धरातल पर उतारना है। नहीं तो मैं दिल्ली में भी मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत संतुष्ट हूँ, पर इससे मेरी वो सोच पूरी नहीं हो रही। तो इसीलिए जब मैं बिहार के लिए चुनाव लड़ने की बात करता हूँ, मैं कतई इसका मायने ये नहीं निकाल रहा कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, मैं नहीं लड़ना चाह रहा, मैं लड़ूंगा और मैं लड़ना चाहता हूँ। तो चिराग, नहीं, ये अगेन मुझे एक कंफ्यूजन से निकाल के दूसरे कंफ्यूजन में डाल दिया है आपने। अब आप मुझे जरा बताएं। I'll clarify all your confusions. आप मुझे पहले बताइए कि क्या चिराग चुनाव लड़ेंगे या नहीं, हाँ या ना? बिहार के विधानसभा चुनाव लड़ेंगे या नहीं, यस और नो? अगर ये बात आप चिराग पासवान से पूछें, हाँ मैं लड़ना चाहता हूँ, बट अंतोगत्वा there are multiple factors involved when you take a final decision when you are heading a party. अब आज की तारीख में ये निर्णय मेरे अकेले के नहीं हो सकता, ये मेरी पार्टी का भी फैसला होना चाहिए। When you say, बाबा listen to me, I am coming to all your follow-up questions. मुझे पता है कि मैं छूटते ही जब कोई बात बोलूंगा तो उसका छूटते ही जवाब आएगा। पार्टी तो आप ही हैं, आप पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। आप लड़ना चाहेंगे तो कौन मना करेगा आपको? मैंने सारे आपके प्रश्न खुद अपने मुंह से बोले। Now let me answer it. When I say that the party has to decide, what I mean to say is that कि पार्टी को इस पे अध्ययन मंथन करने की जरूरत है कि क्या मेरे चुनाव लड़ने से पार्टी को फायदा है, क्या मेरे चुनाव लड़ने से गठबंधन को फायदा है, या मेरे चुनाव लड़ने से क्या मैं अपने आप को एक ही सीट पे सीमित कर दूंगा जिसका प्रभाव संभवतः जो सकारात्मक बाकी सीटों पे पड़ना चाहिए वो नहीं पड़ेगा। इन तमाम चीजों को लेकर पार्टी अध्ययन मंथन सर्वे करा रही है। 4 महीने बाकी हैं अध्ययन मंथन। We have good time. We have good time in hand. Don't worry मेघा जी, we have good time in hand. सही समय पर ये फैसला, बट पार्टी को मैंने अपनी इच्छा जरूर रखी है कि मैं लड़ना चाहता हूँ। और कई बार ये भाजपा ने भी ये प्रयोग किया। कई बार भाजपा ने अपने केंद्रीय सांसदों को, मंत्रियों को उन्होंने विधानसभा के चुनाव में उतारा है जिसका लाभ उन्हें मिला है। इसी सोच के साथ हम लोग ये अध्ययन कर रहे हैं कि क्या मेरे चुनाव लड़ने से पार्टी और गठबंधन को लाभ मिलेगा। अगर हाँ तो 100% मैं चुनाव लड़ूं। ठीक है, तो आपकी मंशा है कि आप चुनाव लड़ें। चलिए, अगर आप चुनाव लड़ना चाहते चिराग, तो कहां से लड़ना चाहते ये बताओ। I mean, this is important. Why do I need to open all my cards? आज एक ही इंटरव्यू में we'll cross the bridge when it comes. यकीन मानिए धीरे धीरे पहले ये तय हो जाए। मैंने जरूर सोचा है, मैंने जरूर ये सोचा, बल्कि मेरी पार्टी की तरफ से इस सोच को सार्वजनिक भी किया गया है कि क्या मैं किसी सामान्य सीट से चुनाव लड़ूं, और मैं जरूर मैं उसके लिए भी मैं ओपन हूँ। या नहीं तो तेजस्वी के सामने राघोपुर से लड़ ले। मैं हर परिस्थिति का सामना करने के लिए मैं तैयार हूँ, मैं बिल्कुल तैयार हूँ। मैं क्यों नहीं? तेजस्वी चेहरा है विपक्ष का, आप युवा चेहरा हैं एनडीए अलायंस के। अभी तो मैं आऊंगी अलायंस पर आपके। वो जिस विधानसभा से चुनाव लड़ते हैं वो मेरी ही लोकसभा के अंतर्गत है। वो सही है, तो मैं तो पूछ रही हूँ आपसे कि आपको, देखिए चिराग, ऐसा है कि अगर आपने मन बना लिया कि मुझे लड़ना है, रोकेगा कौन? कोई रोकेगा नहीं। आपने एक बार मन बना लिया, मुझे पता है आप पार्टी पर डाल दोगे। The why is कि उसका लाभ भी होना चाहिए ना। Doesn't make sense कि मैं उतर जाऊं बिना मतलब के लिए कि हाँ मुझे लड़ना मेरी जिद है, उसका कोई लाभ ही नहीं। उल्टा नुकसान पार्टी को हो जाए, गठबंधन को हो जाए कि जितना समय मुझे देना चाहिए मैं बाकी सीटों पे नहीं दे रहा, मैं अपने प्रचार में ही लगा हूं। चलिए आपके अलायंस पर आते हैं, कितनी सीट पे लड़ना चाहते हैं आप? मैं गठबंधन धर्म की मर्यादा को तोड़ूंगा मेघा जी। अगर मैं ऐसी कोई भी चर्चा सार्वजनिक मंच पर पहले और गठबंधन के भीतर बाद में करूं, गठबंधन की अपनी मर्यादाएं होती हैं। मुझे ये सारी बातें पहले गठबंधन के भीतर करनी है। नहीं हुई है अभी तक? नहीं हुई है अभी तक। कब होने वाली है? अब मैं टाइम फ्रेम क्या बताऊं, गठबंधन के तमाम साथियों को तय करना है, बट बिकॉज वी आर अप्रोचिंग इलेक्शंस, समीप है चुनाव, तो मुझे लगता है कि बहुत जल्द चर्चाएं शुरू होंगी। पहले राउंड में हम लोग संख्या पे चर्चा करेंगे और उसके बाद सीटों के चयन पे चर्चा होगी। इच्छा क्या है,
कितने पे लड़ने की इच्छा है मेरी। कितने पे लड़ने की कैसे इच्छा, बता दूं अभी? मैं ये थोड़ी पूछ रही हूँ कि बीजेपी से क्या आपको करना है डेलिब्रेशन, वो तो आपकी नेगोशिएशन उनके साथ होती रहेगी, लेकिन इच्छा क्या है चिराग की? अच्छा, मैं इच्छा में मैं बता देता हूँ, मतलब मैं आपको नंबर कतई नहीं कोट कर पाऊंगा, बट हाँ मैं इतना स्पष्ट हूँ कि आज की तारीख में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास या किसी भी घटक दल की जो ताकत है उसके अनुकूल उनको ज़रूर सीटें मिलनी चाहिए, इस बात को लेकर मैं बहुत स्पष्ट हूँ। बट हाँ मैं इतना मैं ज़रूर चाहूँगा कि मैं जितनी भी सीटों पे चुनाव लड़ूँ, मेरा स्ट्राइक रेट जस्ट लाइक लोकसभा जहाँ पे 100% मेरा स्ट्राइक रेट रहा था, मैं कतई संख्या बढ़ाने के लिए मैं ज़्यादा नंबर ऑफ सीट्स ले लूँ, कतई नहीं। मैं वही सीटें लूँगा जहाँ पे मेरी उपस्थिति मजबूत होगी, जहाँ पे मेरा संगठन मजबूत होगा, मेरा विनेबिलिटी फैक्टर स्ट्रांग रहेगा। ये चिराग, ये बात आपकी मुझे बड़ी अच्छी लगती है। पिछले बार भी आपने ये कहा था कि मुझे सीट्स के नंबरों से ज़्यादा मतलब नहीं, मुझे इस बात से मतलब है कि मैं जहाँ लड़ूँ वहाँ जीत जाऊँ। तो चिराग को इस बार क्या कॉन्फिडेंस है, कितनी सीट पर जीतने वाले हैं चिराग? 225 का लक्ष्य है हमारा। क्योंकि जब आप चिराग पासवान की बात कर रहे हैं तो आप उसको आइसोलेशन में नहीं देखेंगे। मैं गठबंधन का हिस्सा हूँ, मैं एनडीए का हिस्सा हूँ, तो मैं अपने आप को 225 प्लस सीटों पे जीतता हुआ देख रहा हूँ। 225 प्लस सीटों पर एज पार्ट ऑफ अलायंस? यस। हाँ, एज चिराग पासवान की एलजेपी रामविलास कितने सीटों पर? मुझे जितनी मिलेंगी मैं उतनी जीतूंगा। मैं अगेन 100% स्ट्राइक रेट के साथ विधानसभा में जा रहा हूँ। आपको लग रहा है दैट आपकी मजबूत स्थिति है? नाक को कितनी तरीके से पकड़ा जा सकता है नहीं बताएंगे चिराग? नहीं बताऊंगा। चलिए मत बताइए, आगे बढ़ते हैं। ये बताइए कि ये जो टोन टेनर आजकल पकड़ रहा है बिहार में, थोड़ा हिंदू मुस्लिम थोड़ा पोलराइज हो रहा है। देखिए आपके जो सामने विपक्ष हैं, तेजस्वी बात कर रहे हैं वक्फ बिल की, कूड़ेदान में फेंक दो, है ना। आज उस तरीके की टेन्योर उस तरीके की जो टोन की तरफ वो आगे बढ़ रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे थोड़ा हिंदू मुसलमान हो रहा है। आप लोग की तरफ भी, आपके भी घटक दल हैं बीजेपी, वो भी कह रहे हैं, है ना, कि अभी बहुत सारे नारा अलग अलग लग रहे हैं लेकिन टोन थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है। ये 80-20 होता हुआ दिख रहा है क्या आपको? विपक्ष जरूर चाहेगा, और मुझे चिंता इसी बात से होती है कि जब आप हमारी कार्यशैली को लेकर, हमारी डबल इंजन की सरकार की नीतियों को लेकर हमें कटघरे में खड़ा करते हैं, तो हमसे उसी पे सवाल कीजिए ना कि बिहार में हम लोगों की डबल इंजन की सरकार ने क्या किया इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, हम लोगों ने क्या किया इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन, इन टर्म्स ऑफ हेल्थ फैसिलिटीज़, इन टर्म्स ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ माय राज्य, हम लोगों ने क्या किया। बट विपक्ष मुद्दे बनाएगा वफ्त संशोधन विधेयक को लेकर, वो कराएगा हिंदू मुस्लिम, वो लेके जाएगा जात पात धर्म मजहब की राजनीति पे। अगर आपको उस पे चुनाव कराना है, यही कारण है कि उस पे चुनाव होते रहे और मेरे प्रदेश का विकास नहीं हुआ। विपक्ष की भी ये जिम्मेदारी बनती है कि सरकार को कटघरे में उनकी नीतियों, उनकी पॉलिसीज़ के आधार पर करे, ना कि इसको हिंदू मुस्लिम में लेके जाए। जिस तरीके से 2 दिन से वहाँ पे मुसलमानों के द्वारा वफ्त संशोधन, ठीक है भाई, उनकी चिंताएं हैं, उनको करने दीजिए ना, बट जब उसमें राजनेता जुड़ जाते हैं तो आप उसका राजनीतिकरण कर देते हैं। नहीं तो आपने भी कहा, आप लोग के भी घटक दल बीजेपी ने कहा कि समाजवाद वर्सेस नमाजवाद है। अब आप समाजवाद वर्सेस नमाजवाद करेंगे तो आप भी तो वही कर रहे हैं ना? मैं खैर नमाजवाद में इस टर्मिनोलॉजी का मैं कोई बहुत ज़्यादा मैं पक्षधर नहीं हूँ। मेरे घटक साथी ये कर रहे हैं, वो अलग बात है। हाँ, वो कर रहे हैं, वो अलग बात है, वो उनकी अपनी सोच हो सकती है। बट मैं अभी भी मैं चाहूँगा कि चुनाव हो। मेरे छोटे भाई तेजस्वी वहाँ पे कलम बांटने की बात करते हैं। इससे पहले उन्होंने कहा था कि 20 साल बनाम 20 महीने का हम जिक्र करेंगे। तो क्यों आप चले जाते हैं इस तरीके के कार्यक्रमों में जहाँ पर आप उसको हिंदू मुस्लिम का रंग दें? मैं बात करूंगा आपसे 20 साल 20 महीने पे, करिए बात। क्या इन 20 महीनों में आप उन लोगों की ज़मीन वापस लौटाएंगे जिनकी ज़मीन आपने ली थी? आज जब आप कलम बांटने की आप बात करते हैं, इस कलम से अगली कितनी ज़मीनें आप लिखवाने की सोच रख रहे हैं? आप उस पर आप चर्चा कर लीजिए ना मुझसे। तो वो तो कह रहे हैं ना कि आप जब याद दिलाते हैं जंगल राज की, तो वो लटके कह रहे हैं कि राक्षस राज चल रहा है अभी, उसका कैसे जवाब देते हैं? करें फिर उस पे। आप बताइए, मैं आपको बताऊंगा कि जंगल राज में क्या क्या था। आप मुझे बताइए कि अगर आप इसको राक्षस राज कह रहे हैं तो इसमें क्या क्या है। जंगल राज का हम जिक्र करेंगे क्योंकि फर्स्ट टाइम जो वोटर है मेघा जी, इस बार जो पहली बार वोट करेगा, जो 2005 के बाद पैदा हुआ है, उसको नहीं पता कि जंगल राज क्या था। वो आज देखता है कि भाई देश के मुकाबले में, दुनिया के मुकाबले में मेरा राज्य इतना पीछे क्यों है। बट उसको ये जानना पड़ेगा कि हम किस खाइयों से निकाल के यहाँ तक लेकर आए हैं अपने राज्य को।
उसको वो 90 का दशक जानना होगा कि जिसमें मजबूर किया गया था लोगों को पलायन करने के लिए, 2-2, 3-3 पीढ़ियां दूसरे राज्यों में, दूसरे देशों में आज भी रहने को मजबूर हो रही हैं, क्योंकि किस हालत में उनको वहां से निकाला गया था। आपकी अलायंस है ना, 20 साल से नीतीश जी कभी आप लोग के साथ कभी इधर उधर, लेकिन नीतीश जी पिछले 20 साल से लगभग राज कर ही रहे हैं। आप लोग ने भी क्या कर दिया पलायन का? अब आप याद कराओगे कि 20 साल पहले क्या होता था, अब डर जाओ समझ कर कि क्या हो रहा था, तो अपनी भी तो आपको गिनानी चाहिए। बिल्कुल गिनानी होगी और मैं गिनाऊंगा अपनी उपलब्धियां, बट एट द सेम टाइम एक हम लोग को समझना ज़रूरी है कि बिहार ना आयरनीज बहुत रही हैं, बिहार के साथ विडंबनाएं बहुत रही हैं। आज जब मेरे प्रधानमंत्री डबल इंजन की सरकार की बात करते हैं, उसका असर आपको दिखता है उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में। मेरे प्रदेश के साथ विडंबना क्या रही कि फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम हम लोगों के पास विरोधाभास की सरकारें रही। आप याद कीजिए 2000 के शुरू का वो दशक, जब केंद्र में यूपीए की सरकार होती थी तो बिहार में एनडीए की सरकार होती थी। 2014 में जैसे ही बिहार में जब केंद्र में एनडीए की सरकार आई तो बिहार में महागठबंधन की सरकार आ गई। बट हाँ, बहुत कम हम लोगों को ये डबल इंजन की सरकार का हम लोग को समय मिला। आज मुझे खुशी है कि बिहार में 2-2 एम्स है। एक समय होता था जब देश में 2 एम्स होते थे, आज बिहार में 2 एम्स आ रहे हैं। मेरे प्रधानमंत्री 7वीं बार, ये इस बार की सरकार का गठन होने के बाद 2024 वाली जो हमारी तीसरे कार्यकाल की सरकार बनी, 7वीं बार बिहार जा चुके हैं। लाखों करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास ही नहीं उन्होंने किया है, बल्कि उसका उद्घाटन भी उन्होंने किया है। इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट, इन टर्म्स ऑफ अलग अलग सेक्टर्स में जो योगदान दिए गए हैं, आप उसमें मुझसे सवाल पूछिए, मैं आपको आंकड़ों के साथ उस पर जवाब दूंगा। जो हमारी डबल इंजन की सरकार ने काम किया। हैं कि आप लोगों ने जो भी समय आपको मिला रूल करने के लिए, अब ये देखिए हम बिहार भवन में ये इंटरव्यू कर रहे हैं पॉट बेली में, तो ये बिहारी खाना लिट्टी चोखा और ये सत्तू पानी, कितने पापा रोज सुबह नाश्ते में सत्तू ही पी के जाते थे। उनको बहुत पसंद था उनको ये सत्तू पानी। अब चलता है कि नहीं, पीते हैं कि नहीं आप लोग? मैं बिल्कुल पीता हूँ। मुझे लगता है गर्मियों के लिए तो खैर बहुत बढ़िया, जब हम लोग चुनाव प्रचार में निकलते हैं, फिलिंग भी है, सारी न्यूट्रिएंट वैल्यू भी ये पूरी करता है। हाँ। और स्वादिष्ट भी है। बिहार के व्यंजन पसंद है चिराग को? ये लिट्टी चोखा मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है, ये आपके लिए मंगाया है। हे प्रभु, कतई ऐसा ना कहिए कि नहीं पसंद है, खा के देखिए कितना स्वादिष्ट। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, सॉरी बिहारी होकर कह रही हूँ, पर मुझे नहीं पसंद आता है। तो एक दिन मैं आपको घर पे मैं खिलाऊंगा लिट्टी चोखा, आप आइए। स्वाद बदल जाएगा क्या? बदल जाएगा, स्वाद बदल जाएगा तो ठीक है, आज बिहारी के यहाँ का। पर ये बताइए कि देखिए चिराग, आपके पिताजी समाजवाद, सेक्युलरिज्म बड़े समर्थक रहे। योर फादर हमेशा जितने समय वो रहे इन दोनों चीज़ों के बहुत आर्डेंट वो फॉलोअर थे। लेकिन अभी जिस तरीके की बातें अभी कही जा रही है, देखिए आरएसएस के एक बड़े नेता हैं, उन्होंने पूछा भी ये सवाल कि भैया ये इमरजेंसी के समय पहली बार और एक ही बार जो प्रियम्बल को बदल दिया गया और उसमें सेक्युलरिज्म और सोशलिज्म को डाला गया, क्या ये अब रहना चाहिए कि नहीं? ये सवाल जब उठता है तो चिराग पासवान आपके तो पार्टी के ही आपके घटक दल हैं, आरएसएस उससे कनेक्टेड हैं, कैसे, हाउ डू यू टेक ऑल ऑफ दिस? कैसे? अब इसके पूरे परिपेक्ष को समझना जरूरी है, इस सवाल की जड़ में जाना जरूरी है। हाँ। क्या आज की तारीख में कोई भी इमरजेंसी का समर्थन करता है? मुझे नहीं लगता नहीं करेगा। नहीं करता है। क्या इमरजेंसी के दौरान जितनी घटनाएं हुई, जितने फैसले लिए गए, क्या कोई इसका समर्थन करता है? मुझे नहीं लगता। जिस तरीके से नसबंदी, जिस तरीके से सफाई अभियान को लेकर बस्तियां, कॉलोनियां उजाड़ दी गई, मुझे नहीं लगता। जिस तरीके से नेताओं को बंद कर दिया गया, बोलने की आज़ादी पे पाबंदी लगा दी गई, एडिटोरियल्स ब्लैंक छपने लग गए, मुझे नहीं लगता कोई भी उस दौरान लिए गए फैसलों का समर्थन करता। एट द सेम टाइम अब उन 2 शब्दों पर नहीं जाने की ज़रूरत है। एक सेकेंड, लेट मी एक्सप्लेन। समाजवाद, सेक्युलरिज्म, उन शब्दों पे जाने की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत इस बात पर है, उस सोच उसके पीछे। डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी का बनाया हुआ संविधान है। मेरे नेता के नेता थे वो, मेरे नेता हैं वो। बाबा साहेब को पढ़कर, उनको समझकर हम लोग राजनीति में आए हैं, उन्हीं की सोच को हम लोग लेकर जा रहे हैं। क्या बाबा साहेब ने समाजवाद की सोच नहीं रखी होगी? क्या बाबा साहेब ने सेक्युलरिज्म की सोच नहीं रखी होगी? आप वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की पूरी उस डिबेट को आप सुनिए, पढ़िए, समझिए। इन तमाम विषयों को लेकर चर्चा हुई और उसके बाद ये तय किया गया कि इन शब्दों की जरूरत नहीं है। तो चिराग आप बताइए ना, फिर सीधे इन शब्दों को, एक सेकंड में जी, इन शब्दों को जब प्रस्तावना में जोड़ा गया, आप सोचिए, मूल स्वरूप को बदल दिया गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के। आज इन लोगों ने 2024 का पूरा चुनाव लड़ लिया ये कहते हुए कि मोदी अगर तीसरी बार आएंगे तो यहाँ पे संविधान बदल दिया जाएगा, लोकतंत्र की हत्या कर दी जाएगी, आरक्षण समाप्त कर दिया जाए। संविधान किसने बदला? इंदिरा गांधी जी ने बदला।
आज उन्हीं के पोते हाथ में वो एक लाल कलर की कॉन्स्टिट्यूशन की किताब लेकर घूमते रहते हैं। उसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का काम किसने किया? इंदिरा गांधी जी के वक्त किया गया। तो ऐसे में जब हम लोग हर उस चीज़ को नकारते हैं जो इमरजेंसी के वक्त हुई, जब उसको हम लोग काला अध्याय मानते हैं, तो उस वक्त किए गए इन संशोधनों को हम लोग क्यों स्वीकार करें? आप मुझे बताइए 75 से पहले कौन सा हिंदू मुस्लिम इस धर्म को संकट उस धर्म को संकट कहाँ हो रहा था? आपने सेक्युलरिज्म वर्ड को लाकर उसको अंडरलाइन कर आपने क्या तुष्टीकरण की राजनीति को बढ़ावा देने का काम नहीं किया? तो बटेंगे आपके तो पीछे बटेंगे और कटेंगे बोल के बीजेपी ने कौन सी राजनीति तो को मैं बढ़ावा दिया? कतई भाई मैं समर्थन नहीं कर रहा। क्या मेरे प्रधानमंत्री की ये सोच रही है? क्या मेरे प्रधानमंत्री जब सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास की बात करते एक है हैं तो क्या वो बिल्कुल सही बात है। एक भारतीय नहीं होना चाहिए हमें। मैं तो खुद में बिहार में चाहता हूँ कि हम लोग भूमिहार, ब्राह्मण, राजपूत, दलित, महादलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, हिंदू मुस्लिम से उठकर बिहारी बने, एक बने, तभी मेरा बिहार सेफली आगे जाएगा। अभी तो जब गर्मी और शुरू होगी, 4 महीना बाकी है, देखते हैं कितने कितने नारे आएंगे बीजेपी की तरफ से और आप कितना समर्थन करेंगे उन नारों का। हाँ, मतलब देखिए अब कोई नेता कुछ बोल जाए, भाई मेरी भी पार्टी में कई ऐसे नेता हैं जो कोई ऐसा बयान दे देंगे, बट शीर्ष नेतृत्व क्या उससे सहमत है? क्या मेरे प्रधानमंत्री की वो सोच है? मेरा विश्वास मेरे प्रधानमंत्री पर है। ही इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट और मैं आंख मूंद कर उन पे विश्वास करता हूँ, उनसे प्यार करता हूँ। ये जो कंट्रोवर्सी चल रही है एनआरसी, आप विपक्ष आप पर आरोप लगा रहा है, आपके पूरे सरकार पर आरोप लगा रहा है कि आप बैकडोर से एनआरसी करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने यह नया रूल बना दिया है कि भाई बर्थ सर्टिफिकेट दिखाइए। एक समय के बाद, आई थिंक 1983 के बाद, आपको किसी न किसी रूप से ये बताना पड़ेगा कि आप कहाँ जन्मे थे, किस स्थान पे जन्मे थे, बर्थ सर्टिफिकेट और उसके अलावा कई और दस्तावेज, नहीं तो आपको इलेक्टोरल रोल से बाहर निकाल दिया जाएगा। तो ये जिस तरीके से, जिस मान लीजिए 1983 जो हम लोग ने पढ़ा है इलेक्शन कमीशन की तरफ से, आज वो इंसान 36 उस उम्र का होगा। ज़रूरी थोड़ी है कि हर किसी के पास आपको मिल जाए बर्थ सर्टिफिकेट। बिहार के गांव देहात में बताइए चिराग, कितने जगह पे मिलेगा ये? फिर ये इस तरीके से करना विच मीन्स कि आप एक तरीके से एक बड़े तबके को बाहर कर रहे हैं। When I ask this question, I'm not asking you, but then through you to those नेता जो इसको लेकर ये भ्रम फैलाने का प्रयास कर रहे हैं, पूछिए उन नेताओं से क्या प्रोसेस है, किस तरीके से चुनाव आयोग कर रहा है ये, क्या कर रहा है आप बताओ। उन नेताओं को नहीं पता होगा जो सवाल उठा रहे हैं। आप बताओ ना। इसमें 3 अलग अलग फॉर्म्स निकाले गए हैं। ठीक है। 2003 से पहले, उसके बाद 2003 के बाद के जो लोग वोटर लिस्ट में थे, उसके बाद अब जो आ रहे हैं, इसमें 3 अलग अलग फॉर्म्स बनाकर उसको सिंप्लीफाई किया गया। ठीक है। हमारा देश मेघा जी एक लौता ऐसा देश है जहाँ पे अनवेरीफाइड सिटीजन्स रहें, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। घुसपैठी आ जाए, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। जिस व्यक्ति को मरे हुए इतने साल हो गए हों, उस व्यक्ति के नाम पे वोट डलते रहें, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। बट आप ऑनेस्ट सिटीजन को आप एक ऑर्गेनाइज फैक्टर में आप उसको हमारे देश का वोटर बनाओ, इसमें सबको दिक्कत खड़ी हो जाती है। ये एक रेगुलर परंपराएं रही हैं। ये देखिए ना, आपका ये इलेक्शन कमीशन के दस्तावेज हैं और ये कहता है आई वॉज बोर्न इन इंडिया बिफोर 1/7/1987, प्रोवाइड एनी डॉक्यूमेंट फॉर सेल्फ फ्रॉम द लिस्ट गिवन बिलो, एस्टैब्लिशिंग द डेट ऑफ बर्थ, Absolutely right. डेट एंड प्लेस ऑफ बर्थ। 1987 के बाद आपको ये कागज तो दिखाने पड़ेंगे, जिसके पास नहीं है। जो गांव वाले, बिहार में कितने ऐसे घर और गांव होंगे? प्रशासन मदद करेगा ना। हम लोग तो बोल रहे हैं कि भैया जातीय प्रमाण पत्र दे दो आप, मतलब दुनिया भर के डॉक्यूमेंट्स के आधार भी नहीं चल रहा है। आधार नहीं चल रहा, आधार नहीं चल दुनिया रहा है। भर के और ऑप्शंस विकल्प आपको दिए गए हैं, जिसमें स्थानीय प्रशासन, हम लोग हैं ना वहाँ पे, मदद करेंगे। बट मेघा जी ये सुनिए, परेशानी क्रिएट हो रही है। परेशानी नहीं क्रिएट हो रही है, ये एक व्यवस्था का हिस्सा है। हम आज नहीं करेंगे तो कब करेंगे? इवेंचुअली हम लोग को इन चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना होगा मेघा जी। और ये निरंतर, ये रेगुलर, क्यों जरूरत पड़ गई बाबा रे, ये रेगुलर इंटरवल पे होता रहा है, ये रेगुलर इंटरवल्स में होता रहा है। समय पे भी वो उठा रहे हैं ना सवाल, वो कह रहे हैं अभी 4 महीने में बिहार के इलेक्शन से अभी अचानक से याद आ गया चुनाव आयोग को। आप सूची तैयार कीजिएगा ना, कब आप कीजिएगा? चुनाव से पहले ही कीजिएगा। इसमें कुछ राजनीति कर रहे हैं आप लोग? अरे प्रभु, हर चीज में राजनीति। अब मैं सत्तू भी पीऊंगा तो क्या मैं राजनीति कर रहा हूँ? अब बताइए, इन नेताओं के लिए सिर्फ एक शब्द कहें। नीतीश कुमार, अनुभव, लालू प्रसाद यादव, आदरणीय, प्रशांत किशोर, मित्र, असदुद्दीन ओवैसी, पता नहीं, ही इज वेरी क्लियर विद हिज थॉट्स, राइट एंड रॉन्ग डिबेटेबल, एक शब्द नहीं आ रहा। ओके, पशुपति पारस,
सम्मान चाचा जी। बहुत मतलब पॉलिटिकली करेक्ट होने में ना महारत हासिल किया है, समझे। एक जगह ऐसा कुछ नहीं बोलोगे आप चिराग कि कहीं हेडलाइन बन जाए, कहीं कुछ निकल जाए इस इंटरव्यू से। अभी तो मैं बोलता नहीं तब इतनी सारी हेडलाइन बना दी जाती है। पर आप यहाँ आए, अपना समय निकाला, हमसे बातचीत करी। चिराग, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में धंसती टूटती सड़कों ने शहर का बुरा हाल कर दिया है। हैरानी की बात तो यह है कि करोड़ों की लागत से बनी सड़क मॉनसून की बारिश नहीं झेल पा रही है। मॉनसून की बारिश में 7वीं बार जगह जगह सड़क धंसी है और सिर्फ 15 दिन के भीतर। आलम यह है कि इससे गुजरने वाले वाहन गड्ढों में फंस रहे हैं, जिससे न सिर्फ स्थानीय लोगों को परेशानी हो रही है बल्कि करोड़ों की लागत से बनी सड़क के निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर भी बड़ा सवाल है। तस्वीरों में देख रहे हैं आप, ग्वालियर में न सिर्फ सड़क धंसी हुई है बल्कि उसके नीचे सुरंग जैसी गहराई नजर आ रही है। सड़क के बार बार धंसने की शिकायत के बाद ग्वालियर कलेक्टर रुचिका सिंह चौहान ने 2 सदस्यीय जांच कमेटी का गठन किया है, जो 5 दिन में अपनी रिपोर्ट सौंपेगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।